Well, hello, my dear students. Welcome to the last lecture of this chapter. आज इस सेशन में हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट और छोटे छोटे जो सेक्शंस हमारे बाकी रह गए थे ना वो पढ़ेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आज हम कवर करने वाले हैं, सेक्शन 19। वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली आता है एग्जाम में। बाकी छोटे से सेक्शंस हैं, सारा कुछ आज इस लेक्चर में कवर कर लेंगे, लेकिन उसके पहले रिवीजन कर लें। जो आपने पहले सेशंस में पढ़ा था उसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। आई होप कि आपने लेक्चर के बाद सब कुछ लिख के प्रैक्टिस किया है, लर्न भी किया है। यस, रेडी? चलो, let us revise alteration of let us revise articles of association and then we will discuss alteration of articles. अच्छा, आर्टिकल्स में क्या लिखा रहता है? कंपनी काम कैसे कर सकती है। मेमोरेंडम हमको स्कोप बताता है, आर्टिकल्स बताते हैं कि वो काम कैसे करना है, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, रिस्ट्रिक्शंस एक्सेट्रा। जैसे कंपनी में कंपनीज एक्ट अगर आप ले लो, कंपनीज एक्ट में जैसे रूल्स होते हैं, हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो रूल बेस्ड है। हमको एक्ट तो फॉलो करना है, लेकिन हर एक चैप्टर के रूल्स भी होते हैं, तो रूल्स भी फॉलो करने हैं। तो बेसिकली कंपनीज एक्ट के रूल्स में लिखा रहता है कि प्रोसीजर क्या होगा। जैसे ना एज प्रिस्क्राइब्ड लिख दिया एक्ट में, लेकिन कहाँ प्रिस्क्राइब किया वो रूल्स में देखेंगे। तो रूल्स जैसे हमको प्रोसीजर्स बताते हैं, लिमिट्स बताते हैं, फॉर्म्स बताते हैं, उसी तरह आर्टिकल्स भी तो हमको प्रोसीजर्स, फॉर्म, लिमिट्स, फीस ये सब बताते हैं ना। कंपनी को मैंने बोरोइंग की पावर दे दी, लेकिन क्या हम अनलिमिटेड पावर्स दे सकते हैं डायरेक्टर्स को? नहीं। तो वो रिस्ट्रिक्शंस हम डालते हैं, प्रोसीजर हम बताते हैं थ्रू द आर्टिकल्स। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, राइट समथिंग अबाउट द आर्टिकल्स एंड ऑल्ट्रेशन, तो आपको ये कीवर्ड्स लिखने हैं। तो मैंने कीवर्ड्स आपके हाईलाइट करवा दिए थे, दैट दे आर नथिंग बट लॉ, सॉरी, इट इज नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशंस इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। आर्टिकल्स बोलते हैं दे आर जस्ट लाइक अ लॉ, दे आर बायलॉज ऑफ द कंपनी। इंटरनल रूल्स हैं, बायलॉज हैं, दे आर जैसे कंपनीज एक्ट में रूल्स होते हैं, वैसे आर्टिकल्स हैं, वो भी जो रूल्स में लिखा है वही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अच्छा, प्रोसीजर मतलब कॉल कैसे करनी है, ट्रांसफर ट्रांसमिशन कैसे होगा, उसका प्रोसीजर क्या है, फोर फीचर ऑफ शेयर्स कैसे करना है, अजर्नमेंट ऑफ मीटिंग हो गई, वोटिंग, प्रॉक्सी, कोरम, इन सबसे जो प्रोविजंस है, रूल्स हैं, कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो यहाँ पे लिखा रहेगा। कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। तो ये कोरम का क्या नंबर हमने डिसाइड किया है कंपनी ने, तो यहाँ पे लिखा रहेगा। वैसे कंपनीज एक्ट भी बोलते हैं आप उससे ज्यादा लिख सकते हो, लेकिन आर्टिकल्स में आपको वो लिखना है। एंट्रेंचमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था सेक्शन 5 का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रेंचमेंट? एंट्रेंचमेंट मतलब टू मेक समथिंग मोर प्रोटेक्टिव। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि रोहित को बहुत चिंता हो गई थी कि कल को अगर नॉन मेंबर्स आके 75% ऑफ द वोट्स उसके अगेंस्ट कास्ट करते तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर से निकल जाएगा। तो उसने एंट्रेंचमेंट डाल दिया कि नहीं, 75 नहीं, 95% वोट्स अगर मुझे निकालने के लिए होंगे तब जाके मैं मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट से निकाल सकता हूँ। ये जो है उसको बोलते हैं एंट्रेंचमेंट। 75 का मैंने 95 कर दिया। आई हैव मेड द आर्टिकल्स मोर प्रोटेक्टिव। कुछ कुछ प्रोविजन है जिसको हमने और प्रोटेक्टिव कर दिया है। ये जो एंट्रेंचमेंट है ये आप फॉर्मेशन के टाइम पे ही डाल सकते हो इन स्पाइस प्लस INC 32। मैंने आपको बताया था कि जब मैंने भी फॉर्म फिल किया था तभी वहां पर पूछा गया था आर योर आर्टिकल्स एंट्रेंच, तो मुझे लिखना पड़ता कि येस या नो। तो वो चीज पूछी जाती है इन स्पाइस प्लस INC 32। और ये नोटिस भी मुझे देना पड़ेगा टू दी ROC एंड दैट आल्सो विल बी गिवन इन स्पाइस प्लस INC 32 एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। अच्छा, बाद में भी आप ये एज एन अमेंडमेंट डाल सकते हो इन द एक्ट, लेकिन अगर आपने ये अमेंडमेंट डाल दिया, प्राइवेट कंपनी है, टू मेक दिस अमेंडमेंट दे रिक्वायर द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो ये सिर्फ एक स्पेशल रेजोल्यूशन से हम कर सकते हैं। जस्ट चेकिंग की प्रॉपरली सब रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। मैंने आपको बताया था ना, जब से वो मेरे वीडियो का केस हुआ है मेरे को तो टेंशन हो जाती है कि बीच में कभी रिकॉर्डिंग बंद ना हो जाए। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, अगर पब्लिक कंपनी होगी तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। एंट्रेंचमेंट होगा, उसका नोटिस हम कैसे देंगे? इन दिस केस एग्जिस्टिंग कंपनी है तो वो MGD 14 में नोटिस देगी। है। फिर हमने फॉर्म पढ़ा था, ऑल्ट्रेशन के स्टेप्स हमने देखे कि ऑल्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी इन द जनरल मीटिंग। अगर आपको कन्वर्जन करना है प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, तो फिर आर्टिकल्स में क्या तरीके की ऑल्ट्रेशन होती है, हम या तो वो 3 रिस्ट्रिक्शंस को ऐड कर देंगे या फिर
रिमूव कर देंगे। अगर आप पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब पब्लिक से प्राइवेट आ रहे हो, एक नीचे वन स्टेप बिलो आ रहे हो, तो फिर you need approval of the order of the central government and you will also make an application to the regional director in form RD1। हमने रीजनल डायरेक्टर बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया, लेकिन आरओसी को नहीं बताया, तो आरओसी को हम बताएंगे इन फॉर्म INC 27 और साथ में अटैच करेंगे कॉपी ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन, प्रिंटेड कॉपी ऑफ द आर्टिकल्स एंड ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हर कॉपी में आपको ये ऑल्ट्रेशन का इफेक्ट देना है। फिर हमने डिस्टिंक्शन पढ़ा था, देन द एक्ट विल ओवरराइड द मेमोरेंडम। एक्ट सबसे ऊपर है, यस, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के भी ऊपर है, अनलेस कोई ऐसा सेक्शन है जहां पर वो बताया गया है कि नहीं, एक्ट नहीं, मेमोरेंडम फॉर दिस सेक्शन विल बी सुपीरियर। जो मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में लिखा है हम वो मानेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम बोलेंगे कि भाई जो एक्ट में लिखा है वही मानो। Binding effect of the memorandum and articles, they bind the company and the members. There is a contract between the company and the members. The memorandum and articles, they bind the company and members का मतलब है कि there is a contract। अगर member ने वो फुलफिल नहीं किया तो कंपनी केस कर सकती है, और कंपनी ने जो प्रॉमिस के फुलफिल नहीं किया तो मेंबर केस कर सकता है। Are the articles binding on outsiders? No, articles are not binding on the outsiders। अगर मैंने लिख दिया मेरे आर्टिकल्स में कि मिस्टर ए विल बी अपॉइंटेड एज सॉलिसिटर ऑफ द कंपनी, और मैंने अगर मिस्टर बी को अपॉइंट कर दिया, तो क्या ए इंसिस्ट कर सकते हैं कि नहीं, तुमने मेरा नाम लिखा है आर्टिकल्स में, मुझे ही अपॉइंट करो? नहीं, द आर्टिकल्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द आउटसाइडर। लेकिन अगर मेरा इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसके चलते हुए मैंने इसको प्रॉमिस कर दिया नहीं मैं तेरे को ही अपॉइंट करूंगी, तो हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वो केस कर सकता है, आर्टिकल्स के बेसिस पे वो केस नहीं कर सकता। तो ये सब हमने पढ़ा था, एंड वी आर ऑल्सो डिस्कस्ड फ्यू केस लॉज। अब आगे बढ़ते हैं, एंड इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? मैंने आपको बताया था कि नॉलेज दो तरीके की होती है, एक्सप्रेस नॉलेज जो मैं आपको दे रही हूँ अभी, और दूसरी होती है प्रिज्यूम्ड नॉलेज, इम्प्लाइड नॉलेज। हम अज्यूम करके चलते हैं कि यार इसको तो पता ही होगा ना। दैट प्रिज्यूम्ड नॉलेज इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। उसको डॉक्ट्रिन नहीं बोलते, वो प्रिज्यूम्ड नॉलेज को कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि आउटसाइडर जब कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आया है तो वो ये मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स तो पढ़ के ही आया होगा, उसको तो नॉलेज होगी। अगर मेरी एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आप मुझे टायर का ऑर्डर देते हो, मैं मान भी जाती हूँ, फिर बाद में मैं टायर सप्लाई नहीं करती, तो फिर क्या आप मुझे बोल सकते हो कि नहीं तुमने तो प्रॉमिस किया था, तुमको तो देना ही पड़ेगा? हम बोलेंगे यार तुमको पढ़ के आना चाहिए, तो तुमको तो पता ही होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दिस इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो द आउटसाइडर विल हैव टू ब्लेम हिमसेल्फ फॉर हिज इग्नोरेंस। ये जब डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आप रजिस्टर कर देते हो विद आरओसी, जब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आप रजिस्टर कर देते हो विद आरओसी, देन इट बिकम्स अ, देन दीज डॉक्यूमेंट्स दे बिकम इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन। हम मान के चलते हैं कि जब पब्लिकली अवेलेबल है आरओसी के पास में, तो जब तुम कॉन्ट्रैक्ट करने आए हो तुम तो पढ़ के ही आए हो, तुमको तो पता ही होगा कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कि नहीं। कल को जाके अगर हमने मना भी कर दिया तो तुम हम पे केस नहीं कर सकते। अब एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने, ये मेरा कॉमन एग्जांपल है, मैं हमेशा यही एग्जांपल लेती हूँ तो क्या हमारे माइंड में भी फिक्स हो जाता है। अगर एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और हमने उनको 100 टायर्स बनाने का ऑर्डर दिया है और वो मान भी गए, लेकिन बाद में अगर वो टायर नहीं बनाते तो क्या एक्स उन पे केस कर सकता है? कैन एक्स फाइल अ केस अगेंस्ट द गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? नो, इन दिस केस द कंपनी इज नॉट लाइबल। तो फिर कौन लाइबल होगा मुझे बताओ? कि जो भी वो ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, द ऑफिसर्स, द डायरेक्टर्स, they shall be liable। Can I say in this case the corporate wheel is lifted? तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है ये एक नेगेटिव डॉक्ट्रिन है। इट इज अगेंस्ट द आउटसाइडर्स, इट इज नॉट अगेंस्ट द कंपनी इटसेल्फ। ये एक क्लाउड जैसा है, हमको नहीं पता कि पीछे क्या छुपा हुआ है। हमने तो सिर्फ यही देखा, हाँ हाँ कंपनी ने हाँ बोल दिया, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कंपनी का तो मेमोरेंडम इसको अलाउ ही नहीं करता। तो ये सिर्फ एक क्लाउड है, इट्स अ नेगेटिव डॉक्ट्रिन। चलो, ये बेसिस पे अब हम हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑन देयर रजिस्ट्रेशन, मतलब जब हम आरओसी के पास कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, तो हम ये डॉक्यूमेंट्स देते हैं ना। जैसे ही हमने ये डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास रजिस्टर कर दिए, दे बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। ये मेरे कीवर्ड्स है, चलो कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेते हैं।
तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं व्हेन दे आर ऑन देयर रजिस्ट्रेशन फाइल विद द आरओसी दे बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। कैसे करेंगे? बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस। तो ये मेरे कीवर्ड्स हैं और ये प्रोविजंस लिखे हुए हैं सेक्शन 399 में। ठीक है, सो द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑन देयर रजिस्ट्रेशन विद द आरओसी दे बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, दे आर ओपन फॉर इंस्पेक्शन ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस। तो ऐसे 4 पॉइंट्स हैं और वो मैंने लर्न कर लिए। हेंस एवरी पर्सन, क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं दैट एवरी पर्सन हु डील्स विद अ कंपनी दे आर अवेयर, हम अज्यूम करके चलते हैं, प्रिज्यूम करके चलते हैं दैट दे हैव नॉलेज ऑफ द कंटेंट ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। और कितनी हाई एक्सपेक्टेशन है देखो, हम तो ये मान रहे हैं कि तुमने ये डॉक्यूमेंट्स पढ़े, लेकिन हम ये भी मान रहे हैं कि तुमको समझ में भी आ गया है। तुमने पढ़े तो है लेकिन तुमको समझ में भी आ गया है। तो यू हैव नॉट ओनली अंडरस्टूड बट यू हैव ऑल्सो, सो नॉट ओनली आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है लेकिन आपने पढ़ के उसको समझ भी लिया है। We presume that you have knowledge of the contents and you have also understood them in their proper meaning. This kind of presumed knowledge is known as constructive notice of the memorandum and articles. So if a person is supplying goods which the company cannot deal in, then he will not be able to recover the price from the company. Supplier cannot say, oh, sorry, I didn't have knowledge of the contents of the memorandum. हम आपको ये डिफेंस लेने नहीं देंगे। Therefore, if a person enters into a contract which is ultra vires the company, then he must do at his own peril. Peril मतलब अपने रिस्क पे आपको ये करना है। अगर आप वही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स, ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको टायर कैसे बना के देगी? आपको अपने रिस्क पे करना है। आपको आपने मेमोरेंडम नहीं पढ़ा, फिर जो भी रिस्क है वो आपका है। The doctrine of constructive notice is not a positive one. In fact, it is a negative doctrine. It operates against the person who is dealing with the company. It does not go against the company itself. This protects the company and not the outsiders. In fact, this is like a cloud for strangers. ये मतलब मुझे पता ही नहीं है कि वो क्लाउड के पीछे क्या चल रहा है। Okay? It's like a cloud for strangers. अब यहाँ पर 2 questions हैं, ये पहले खुद solve करो फिर discuss करते हैं। So the first question says that articles of the company require that all the documents and deeds have to be signed by the managing director, secretary and working director of the company. ये clearly company के articles में लिखा था। A mortgage deed was signed by the secretary and working director only. मैनेजिंग डायरेक्टर ने साइन नहीं किया। इज द मॉर्गेज डीड वैलिड? वैलिड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल में क्लियरली लिखा था दैट इट हैज टू बी साइंड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी एंड वर्किंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर ने साइन नहीं किया। आउटसाइडर, ये तुमको पता होना चाहिए था, तुमने नहीं देखा। द मॉर्गेज डीड इज नॉट वैलिड। The mortgage deed is invalid even though the plaintiff acted in good faith and the money was utilized for the benefit of the company. कितनी गलत बात है, आपने देखा? थर्ड पर्सन ने गुड फेथ में पैसे दिए, वो पैसे कंपनी ने अपने लिए भी यूज किए, फिर भी आप उनको बोल रहे हो कि नहीं, हम केस नहीं करने देंगे। दिस इज अ नेगेटिव डॉक्ट्रीन। इट इज अगेंस्ट द आउटसाइडर्स, इट इज नॉट अगेंस्ट द कंपनी। Articles require that a bill of exchange must be signed by 2 directors. However, the bill was signed only by 1 director. Is it valid? नहीं, 2 डायरेक्टर का साइन होना चाहिए था। ये आर्टिकल्स में क्लियरली लिखा है। आर्टिकल्स दे आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, पढ़ना चाहिए था हमें। सो इन दिस केस द बिल इज नॉट वैलिड, द होल्डर कैन नॉट क्लेम। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमने आपको दे दिए हैं, आपने डाउनलोड कर लिए, पढ़े नहीं पढ़े इसमें कंपनी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कंपनी बोलती है मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, अब तुमने पढ़े नहीं करे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तुम अगर बोलो मैंने लिए तो थे, तुमने दिए थे लेकिन मैंने पढ़े नहीं थे मेरे पास, तो फिर देन इट इज एज इफ यू आर इन द सेम पोजीशन दैट यू हैव नॉट रेड इट प्रॉपर्ली, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो हम पब्लिक डॉक्यूमेंट तो ये दे देते हैं, पब्लिक डोमेन में तो आ जाता है। अभी आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, फिर उसमें कंपनी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। कंपनी ने तो अपनी तरफ से आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिए ना, ये कंपनी का सोचना है कि भाई हमने फाइल कर दिए, हमने इसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया, अब आप पढ़ो नहीं पढ़ो इसलिए आप हमको क्यों ब्लेम कर रहे हो? हमने तो दे दी थी ना इन्फॉर्मेशन, आप नहीं पढ़ के आए तो इसमें हमारी क्या गलती है? ये उनका लॉजिक है, ये उनकी आर्ग्यूमेंट है। ठीक है,
अब ये तो गलत हो गया, इसीलिए हम एक्सेप्शन लेके आए, द डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, आप बोलते हो ना कि हमें प्रोसीजर्स की नॉलेज होनी चाहिए, हाँ हम मानते हैं कि हमको प्रोसीजर्स की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन हम ये कैसे पता करें कि जो प्रोसीजर लिखा है वो कंपनी एक्चुअली में फॉलो कर रही है कि नहीं, ये हमको कैसे पता? हाउ विल वी नो व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द डोर्स क्लोज टू अस? हम थोड़ी ना जाके वहां पे मीटिंग में बैठेंगे, हम थोड़ी ना जाके कंपनी में बैठेंगे ये देखने के लिए, अरे तुमने बोला था ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करोगे, तुमने की है क्या, क्या लिखा है दिखाओ। These are things which are happening behind the doors, close to the company, close to the outsiders. हमें नहीं पता, तो लॉ बोलता है कि आउटसाइडर को बस इतनी ही नॉलेज हो सकती है कि कंपनी की ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये प्रोसीजर्स करने, अब कंपनी वो फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, या आउटसाइडर को कैसे पता? सो द आउटसाइडर इज नाउ प्रोटेक्टेड विद द डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। The doctrine of indoor management is an exception to the doctrine of constructive notice, since by no means an outsider can know about the highlight करो internal affairs of the company। मुझे क्या पता कि कंपनी वो प्रोसीजर जो लिखा है वो फॉलो कर रही है कि नहीं। अब आपको याद है हमने एक केस लॉ लिया था, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क एंड the company could borrow only what was allowed by an ordinary resolution। द कंपनी हैड पास्ड एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, लेकिन उसमें अमाउंट नहीं लिखा था। तो कंपनी बोलती है अरे अमाउंट लिखा नहीं है तो फिर ये तो लोन लिया हुआ वैलिड ही नहीं होगा, ये तो ऑथराइज ही नहीं है कंपनी में। अरे एक तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास की है तुमने, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज नॉट इवन फाइल्ड विद आरओसी, तो थर्ड पर्सन आउटसाइडर को कैसे पता चलेगा कि इसमें अमाउंट लिखा है नहीं लिखा है? हम ब्लेम नहीं कर सकते। वो सिर्फ इतना देखेगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करनी थी, कंपनी ने की है, उसको क्या पता कि उसमें लिखा क्या लिखा है, अमाउंट लिखा है कि नहीं लिखा है। तो इन दिस केस द डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट विल प्रोटेक्ट द आउटसाइडर्स, कि ठीक है हम मानते हैं कि तुमको ये नहीं पता है, देन इन दैट केस आउटसाइडर यू विल नॉट बी ब्लेम्ड, कंपनी इज लायबल। तो ये केस में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है दैट इज नॉट फाइल्ड विद आरओसी, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। इंडोर मैनेजमेंट, it protects the outsiders by entitling them to assume that if the act is authorized by the memorandum or articles, you can outsider assume that all the detailed formalities have been observed. Stakeholders need not inquire whether the necessary meeting was convened, it was held properly, whether the resolution was passed or not. आपको ये सब इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि ये प्रोसीजर लिखा है, आप अज्यूम कर सकते हो कि कंपनी ये फॉलो करेगी। They are entitled to take it for granted that the company has gone through all the proceedings in a regular manner। आप ये समझ लो कि कंपनी ने तो किया ही होगा। An outsider is presumed to have knowledge of the constitution of the company। ठीक है, हम मानते हैं कि आउटसाइडर को मेमोरेंडम उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, बट ही कैन नॉट नो व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द डोर्स क्लोज टू हिम। हमको कैसे पता चलेगा कि वो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है कि नहीं? आउटसाइडर को नहीं पता ये सब। पीपल are entitled to assume that the internal proceedings of the company are as per the documents submitted to the ROC। ये आपके ये जो सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ ये आपके आंसर में आना ही चाहिए। So yes, you are third person, you are expected to know about the constitution, but we agree, हम मानते हैं that you cannot be assumed to know what is going on behind the doors close to you। आप इतना समझ लो कि अगर वो डॉक्यूमेंट फाइल किया है, प्रोसीजर लिखा है आरओसी को कि हम ये फॉलो करेंगे, तो आप अज्यूम कर लो कि कंपनी वो फॉलो कर रही है। If the contract is within the powers of the company, then the company will be bound to the outsider and they cannot escape the liability by saying that there was some, highlight करो, important mark करो, you cannot say that there was some irregularity। ये मेरे लिए बहुत 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 जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं वो प्रोसीजर फॉलो करने में कुछ irregularity थी। मैम ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों है? क्योंकि आगे इलीगैलिटी के साथ मैं इसको कंपेयर करूंगी, तभी आपको पता चलेगा कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। ठीक है, तो इरेगुलरिटी है, आप
आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं सॉरी मैंने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। दिस डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड पब्लिक कन्वीनियंस। ठीक है, ये जस्टिस के लिए है, लोगों को बेनिफिट देने के लिए है। लेकिन ना एक एग्जांपल ले लेते ताकि ये हमको और अच्छे समझ में आ जाए। The directors and other officers of the company, they were empowered under the articles to exercise certain powers subject to the prior sanction or prior approval of the shareholders. क्या मीनिंग है इसका? डायरेक्टर्स और जो दूसरे ऑफिसर्स थे ऑफ द कंपनी, आर्टिकल्स ने उनको पावर दी थी। सुनो, तुम ये 4 काम कर सकते हो प्रोवाइडेड आप शेयर होल्डर्स का प्रायर अप्रूवल सैंक्शन ले लो। ठीक है, तो डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स दे वर एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज सर्टेन पावर्स। ठीक है, तुमको हम ये काम करने देंगे, लेकिन डायरेक्टर तुम पहले शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ले लेना। अब आउटसाइडर को ये जानना मुश्किल है whether the necessary sanctions and approvals have been obtained before that officer is exercising his power or not। तो ये बहुत ही लॉजिकल लगा मुझे भी कि आउटसाइडर को कैसे पता कि ये जो ऑफिसर आया है ये नेसेसरी सैंक्शंस एंड अप्रूवल्स लेके आया है कि नहीं। वो थोड़ी ना बोलेगा तुम मेरे को रेजोल्यूशन दिखाओ, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल दिखाओ। आप अज्यूम करोगे कि अगर आर्टिकल की ये रिक्वायरमेंट थी तो ऑफिसर डायरेक्टर हमारे पास आने से पहले ये सैंक्शन लेके ही आया होगा ना। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। लेकिन आपको पता है इसमें बहुत सारे इन्होंने एक्सेप्शंस भी डाल दिए। अब कितनी अच्छी बात थी, पहले तो ये लोग लेके आए थे इंडोर मैनेजमेंट, फिर अब उसमें एक्सेप्शंस डाल दी। एक्सेप्शंस डालना मतलब अभी आप फिर से इसको कंपनी के ही फेवर में कर रहे हो ना। यस, सो एक्सेप्शंस मतलब अगेन थिंग्स आर गोइंग इन फेवर ऑफ द कंपनी। अब सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है? यू हैड नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अगर आपको इरेगुलरिटी के बारे में पता था तो क्या आप बोल सकते हो अरे मुझे नहीं पता था, वो ऐसा है क्या, सॉरी सॉरी मेरे को नहीं मालूम था, ये आई डेंट रियलाइज कि प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट थे, आप उस कॉन्ट्रैक्ट के हिस्सा थे, आपको पता था कि कंपनी सही तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, तो फिर आपने क्यों एंटर किया? आप बाद में इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकते। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा था, ओके, कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा था दैट द कंपनी कुड बोरो 10,000 पाउंड्स विद सिंपली बोर्ड रेजोल्यूशन। ये कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा था कि 10,000 पाउंड तुम बोरो कर सकते हो बाय पासिंग जस्ट अ बोर्ड रेजोल्यूशन। लेकिन अगर आपको 10,000 पाउंड से ज्यादा बोरो करना है then you will need to pass a special resolution in the general meeting। आपको फिर मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब डायरेक्टर्स ने खुद, ठीक है, डायरेक्टर्स ने खुद 35,000 पाउंड्स लेंड कर दिए टू द कंपनी विदाउट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब डायरेक्टर्स, तुमको तो पता ही होना चाहिए था ना कि कंपनी बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल के 10,000 से ज्यादा लैंड नहीं कर सकती है, बोरो नहीं कर सकती है। डायरेक्टर, you yourself were a party to that transaction, you knew about this irregularity। क्या आप बाद में जाके बोल सकते हो सॉरी ये मुझे नहीं पता था कि कंपनी नहीं ले सकती? इनफैक्ट हम तो यहां पर ये भी बोलेंगे दैट डायरेक्टर्स will never get the benefit of indoor management। डायरेक्टर्स कैसे हो सकता है, डायरेक्टर्स कैसे बोल सकते हैं कि मुझे हमारे कंपनी का प्रोसीजर ही नहीं पता, मुझे यही नहीं पता कि कंपनी 10,000 पाउंड से ज्यादा बोरो ही नहीं कर सकती विदाउट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स? कैन द डायरेक्टर्स से दैट? नो, तुम डायरेक्टर हो, तुमको तो ये सब पता ही होना चाहिए था ना। डायरेक्टर्स विल नेवर गेट द बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो ये केस में द कंपनी इज लायबल ओनली फॉर 10,000 पाउंड्स। उसके ऊपर का तो डायरेक्टर्स कंपनी से रिकवर ही नहीं कर सकते, भूल जाओ अभी ये तुम्हारे पैसे। यू योरसेल्फ वर अ पार्टी टू दैट ट्रांजैक्शन।
कभी कभार ऐसे भी हो सकता है ना, डायरेक्टर बोलता है अरे मुझे क्या मालूम ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है, अरे यू योरसेल्फ आर अ पार्टी टू दैट ट्रांजैक्शन, और आप बोलते हो कि मुझे इरेगुलरिटी के बारे में पता ही नहीं, आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा. When the person dealing with a company has notice, whether actual notice or constructive notice of the internal irregularity, या तो आपको हमने सामने से आके बताया या फिर आपको तो पता ही होगा, आप तो डायरेक्टर हो, then you cannot claim the benefit of indoor management. Knowledge कैसे आएगी? The knowledge arises from the fact that the person himself was a party to that inside procedure. The person contracting was himself a party to that inside procedure. Knowledge कैसे आई? हम खुद वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थे, तो ऑब्वियसली हमको तो पता ही होना चाहिए कि इरेगुलरिटी थी. नेक्स्ट, आप पार्टी तो नहीं थे लेकिन आपको डाउट था. अरे अगर थोड़ी सी सस्पिशन थी, थोड़ा सा डाउट था, तो थोड़ी इंक्वायरी कर लेते, आपको पता चल जाता था इरेगुलरिटी के बारे में, आपने पता किया ही नहीं. Then you cannot claim the benefit of indoor management. The doctrine does not reward those who behave negligently. आपको पता था ना, कुछ तो डाउट आया ना आपको, थोड़ी इंक्वायरी करते तो इरेगुलरिटी के बारे में पता चल जाता था ना, आपने बॉदर ही नहीं किया. लॉ डज नॉट रिवॉर्ड दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली. एक एग्जांपल से करते हैं. मिस्टर ए जो है ना, मिस्टर ए, ही इज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी एक्स एज वेल एज कंपनी वाई. ठीक है, ये दोनों में डायरेक्टर हैं. मान लो कि आप कंपनी वाई के क्रेडिटर हो, आपका नाम है मिस्टर डी. सो यू आर द क्रेडिटर ऑफ कंपनी वाई. अब डायरेक्टर आपको एक चेक देता है, खुद साइन करता है, यहाँ पे लिखता है पे मिस्टर डी, लेकिन ये चेक है कंपनी एक्स के अकाउंट का. क्या आप इसको रख लोगे कि आपको डाउट आएगा? मैंने गुड्स कंपनी वाई को दिए, मुझे पैसे कंपनी वाई से लेने चाहिए थे, ये एक्स के पैसे क्यों दे रहा है मुझे? डाउट आएगा ना. अगर डाउट था, सस्पिशन थी, थोड़ी इंक्वायरी कर लेते तो पता चल जाता था कि वो ये नहीं कर सकता. आपने इंक्वायरी की ही नहीं, तो क्या आप वो पैसे रख सकते हो? नहीं रख सकते. अरे कंपनी एक्स दे नेवर हैड टू पे एनीथिंग टू यू, तो वो तो उनका चेक आप कैसे रख सकते हो, वो पैसे कैसे रख सकते हो जब उनको आपको कुछ देने ही नहीं थे, कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं थी, तो वो पैसे आप कैसे रख सकते हो? आपको रिटर्न करने पड़ेंगे. आप ये नहीं बोल सकते अरे ये तो तुम्हारा इंटरनल प्रोसीजर है, मुझे क्या मालूम कि डायरेक्टर ऐसा नहीं कर सकता. आपको डाउट आया था ना कि आपने कंपनी वाई को गुड्स सेल किए, तो कंपनी एक्स क्यों पैसे दे रही है, थोड़ा सा डाउट आया था ना, इंक्वायरी करते तो पता चल जाता था. when the transaction is unusual, ठीक है, when the transaction is unusual, it is not in the ordinary course of business. ये unusual तो है. The person dealing with a company cannot claim protection under the doctrine if he could have discovered the irregularity if he had made proper inquiry. So थोड़ी इंक्वायरी करते तो पता चल जाता था ये irregularity के बारे में, तुमने किया ही नहीं. You have to blame yourself. Forgery. Forgery is a nullity. Nullity मतलब void ab initio. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे लिए. तो नल एंड वॉइड का क्या मतलब होता है हमारे लिए? तो ये एनफोर्सेबल है ही नहीं. इट इज एज इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट ओनली. फॉर्जरी जो है ये एक इलीगैलिटी. मैम फॉर्जरी क्या होता है? फॉर्जरी मतलब किसी का सिग्नेचर कॉपी कर लेना. फॉर्जरी इज एन इलीगैलिटी. दिस इज नल एंड वॉइड. नल एंड वॉइड मतलब हम मानेंगे कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कि इट इज नल एंड void. Law does not give the benefit of indoor management to illegalities. इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट सिर्फ मिलता है irregularities को. So because it is an illegality, you cannot get the benefit of indoor management. इसीलिए मैंने आपको वो irregularity वर्ड हाईलाइट करवाया था. You cannot get the benefit of indoor management. ठीक है. इरेग्युलरिटी को इंडोर मैनेजमेंट. मैम इरेग्युलरिटी और इलीगैलिटी में क्या फर्क है फिर? इरेग्युलरिटी का मतलब होता है कि मैंने जो प्रोसीजर दिया था उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया.
वो एक इरेग्युलरिटी होती है कि आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में अमाउंट लिखना चाहिए था, आपने नहीं लिखा, वो एक इरेग्युलरिटी है। लेकिन ये तो इलीगैलिटी है, फॉर्जरी, किसी और का सिग्नेचर कॉपी कर लेना, फॉर्जरी इज इलीगैलिटी। इंडोर मैनेजमेंट इरेग्युलरिटी को अप्लाई करता है, इलीगैलिटी को नहीं। तो इरेग्युलरिटी, हाँ, वो इंडोर मैनेजमेंट में कवर्ड है, लेकिन illegality is not entitled to claim the benefit of indoor management. The person dealing with a company cannot claim benefit under or protection under this doctrine when forgery is involved. Transactions affected by forgery are void ab initio, they are void right from the beginning. ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, अगर आपको क्वेश्चन आया तो ये सेंटेंस आपके आंसर में आना ही चाहिए। कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर forgeries committed by officer. So can I write over here company is not liable? तो फिर कौन लायबल होगा? The officer themselves will be liable. Officer is liable, it means corporate wheel is lifted. एक ना एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर, द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी इशूड अ शेयर सर्टिफिकेट टू मिस्टर ए। तो सेक्रेटरी ने एक शेयर सर्टिफिकेट, आई थिंक आई फॉरगॉट टू पुट माय फोन ऑन साइलेंट, और जब साइलेंट पे नहीं डालो ना तभी ऐसे कॉल्स आते हैं। ओके, कहाँ कहाँ से हमारे नंबर देख लेते हैं, कितने सारे कॉल्स आते हैं, ये ले लो, वो लोन ले लो। सेक्रेटरी ने एक शेयर सर्टिफिकेट दिया टू मिस्टर ए, जिस पे सिग्नेचर ऑफ द डायरेक्टर वाज फॉर्ज बाय हिम, कि कंपनी का सील लगाया, डायरेक्टर का सिग्नेचर फॉर्ज करके दे दिया। मिस्टर ए ने वो शेयर सर्टिफिकेट मिस्टर बी को दिया और लोन ले लिया। अब लोन रीपे नहीं किया, मिस्टर बी वांट्स टू एनफोर्स दिस शेयर सर्टिफिकेट, तो वो कंपनी को बोलते हैं ये शेयर्स मेरे नाम पे करो, ये लोन रीपे नहीं कर रहे हैं। सेक्रेटरी ने बोला अरे यहाँ पे तो सिग्नेचर्स फॉर्ज है, कंपनी ने इसके नाम पे रजिस्टर करने से मना कर दिया। तो बी ने बहुत ही लॉजिकल आर्ग्यूमेंट की, अरे ये शेयर सर्टिफिकेट पे जो डायरेक्टर का सिग्नेचर है वो मुझे कैसे पता फॉर्ज्ड है, ये तो तुम्हारा इंटरनल मैनेजमेंट है। अब मेरे पास थोड़ी ना डायरेक्टर का सैंपल सिग्नेचर था कि मैं कंपेयर करूं, अरे ये तो फॉर्जरी हुई है, मुझे कैसे पता? सिग्नेचर ऑफ द डायरेक्टर इज अ पार्ट ऑफ योर इंटरनल मैनेजमेंट, मुझे कैसे पता कि उसका सिग्नेचर फॉर्ज्ड है कि नहीं? लेकिन लॉ लॉ बहुत ही क्लियर है, forgery is a nullity, it is void ab initio, you will not get the benefit of indoor management। आपको ये शेयर सर्टिफिकेट अपने नाम पे करने की परमिशन नहीं मिलेगी। मैम ये तो बहुत गलत हो गया ना। गलत है तो है, आपने कितनी सारी वेब सीरीज में देखा होगा, समटाइम्स जज बोलते हैं हाँ ये गलत है, बट आई गेव माई जजमेंट एज पर लॉ, मैंने तो लॉ फॉलो किया, आई हैव गॉन बाय द वर्ड ऑफ लॉ। अगर आप वर्ड ऑफ लॉ पे जाते हो तो हाँ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट ही ये होगा। व्हेन यू आर गोइंग बाय द वर्ड ऑफ लॉ, कोई अच्छा इंसान जो है जजमेंट उसके अगेंस्ट भी जा सकता है, कोई इनोसेंट है उसके अगेंस्ट भी जजमेंट जा सकता है, बिकॉज यू आर फॉलोइंग द वर्ड ऑफ लॉ। हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। मुझे तो यहाँ पे लगता है कि इसकी जो आर्ग्यूमेंट है वो सही है। उसको कैसे पता कि ये डायरेक्टर का क्या सिग्नेचर है, वो फॉर्जरी हुई है उसमें, उसको कैसे आइडिया है इस सब के बारे में? बट फिर भी इफ आई गो बाय द वर्ड ऑफ लॉ तो दिस इज एन इलीगैलिटी, ही विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये वही एग्जाम्पल है 10,000 और 35,000 पाउंड्स का जो मैंने आपको दिया डायरेक्टर का। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस सेक्शन 17 which talks about copies of the memorandum and articles to be given to the member। not very important provision for exam, ठीक है, अगर आया तो ठीक है लिख देना, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस पे क्वेश्चंस आएंगे। अगर कोई मेंबर मेमोरेंडम, आर्टिकल्स या कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन हो गई जो आरओसी के पास फाइल है, उसकी कॉपी मांगता है तो देनी पड़ेगी। एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट, प्रिस्क्राइब फीस भर के वो ये कॉपीज ले सकता है। द कंपनी शाल, अभी हम कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेंगे। द कंपनी शाल ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर्स, कंपनी शाल ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर्स
एंड ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस, ठीक है। तो मेंबर आप एक रिक्वेस्ट करो, जो भी फीस है वो भरो, वी विल सेंड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद इन 7 days ऑफ रिक्वेस्ट। तो 7 दिन के अंदर अंदर हम आपको ये कॉपीज भेज देंगे। कौन सी कॉपीज? मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, एवरी एग्रीमेंट एंड रेजोल्यूशन रिफर टू इन सेक्शन 117। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप आरओसी के पास फाइल करते हो, पास करने के बाद आरओसी के पास फाइल होता है। इनफैक्ट ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमको दिख रहे हैं ना, ये सारे ही पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, दे हैव टू बी फाइल्ड विद द आरओसी। और एक बार आरओसी के पास चले गए, देन इट बिकम्स इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन। आप पैसे भरो और ये डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो। अच्छा, मेंबर ने रिक्वेस्ट किया था, फीस भी भरी, लेकिन कंपनी ने ये डॉक्यूमेंट्स दिए ही नहीं। नॉन कंप्लायंस शल अट्रैक्ट पेनल्टी, लिख दो यहां पर, नॉन कंप्लायंस shall attract penalty. Okay. Then we have conversion of company already registered, section 18। मैंने मेरी कंपनी रजिस्टर कर ली, फिर मुझे रियलाइज हुआ नहीं ये मेरे लिए सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लाइक मेरी एक पब्लिक कंपनी थी, मुझे लगा नहीं नहीं ये पब्लिक कंपनी तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, प्रोविजंस है, कंप्लायंस है, मैं नहीं कर सकती। तो मैंने मेरी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया। कर सकते हो। मेरी एक 1% कंपनी है, बिजनेस बढ़ रहा है, तो मैंने ये 1% कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया। कर सकते हो। तो एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी है और मुझे उसको कन्वर्ट करना है, तो कर सकते हैं क्या? एक छोटा सा नोट पहले लिख लेते हैं, फिर मैंने ना आपके लिए ये स्टेप्स प्रॉपरली लिस्ट किए हुए हैं, वो भी लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ना मेरे को लिखने दो, फिर मैं आपको टाइम देती हूँ टू कॉपी। यस, मेरी एक 1% कंपनी है, कैन आई कन्वर्ट इट इनटू अ प्राइवेट कंपनी? यस मैम, बिल्कुल कर सकते हो, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको 6 महीने में रियलाइज होता है आपको प्राइवेट में कन्वर्ट करना है, तभी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अगर आपको चाहिए तो आप इसको पब्लिक कंपनी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सिर्फ इतना है कि ओपीसी में 1 मेंबर था, प्राइवेट में मिनिमम 2, पब्लिक में मिनिमम 7 लाने हैं, वो रिक्वायरमेंट्स करनी है, नेम चेंज करना है, ये सब आपको करना पड़ेगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, कैन अ 1% कंपनी बी कन्वर्टेड इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी? क्या मैं उसको सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर सकती हूँ? ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। 1% कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी। अच्छा, मेरी एक प्राइवेट कंपनी है, ओके। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? मेंबर्स शुरू करते हैं, चलो। मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 2। और मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? दैट ऑल्सो 2। अब कैन आई कन्वर्ट माई प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी? बिल्कुल कर सकती हूँ, सिर्फ मुझे मिनिमम मेंबर्स अभी 7 कर देने पड़ेंगे, डायरेक्टर्स को 3 कर देना पड़ेगा, दैट्स इट। हाँ, और फिर जो वो रिस्ट्रिक्शंस थी ना, जो आर्टिकल्स में इम्पोज की, वो निकालनी पड़ेंगी। बाकी जो प्राइवेट कंपनी के थे वो निकाल के पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हो, नाम चेंज करना है तो ये सब करके पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हो। कैन अ प्राइवेट कंपनी बी कन्वर्टेड इनटू अ 1% कंपनी? हाँ, ये भी पॉसिबल है। मेरे ना 2 मेंबर्स थे, 1 डाइड, अब मुझे अकेले ही बिजनेस करना है, मेरे को किसी के साथ नहीं करना, तो मैं 1% में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर मिनिमम मेंबर्स 1 है, मिनिमम डायरेक्टर भी 1 ही है। तो कन्वर्जन के टाइम पे आपको थोड़े बहुत आर्टिकल्स में, जैसे यहाँ पे देखो आर्टिकल्स में, ठीक है, आर्टिकल्स में आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? या तो रिस्ट्रिक्शन ऐड करना पड़ेगा या तो निकालना पड़ेगा। तो रिस्ट्रिक्शंस की जो चेंजेस है वो करनी पड़ेंगी, ठीक है। बाकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है ऑफ प्राइवेट या पब्लिक कंपनी, वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्राइवेट कंपनी जो उसके मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में लिखे। तो प्राइवेट और पब्लिक जो भी आप कन्वर्जन कर रहे हो, जिसमें भी कन्वर्ट हो रहे हो, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है आर्टिकल्स में, वो सारे क्लॉजेस चेंज करने पड़ेंगे। मेमोरेंडम में मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? बोलो। मेमोरेंडम में मेरे को नेम क्लॉज चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर प्राइवेट कंपनी हूं तो मेरे नाम के आगे प्राइवेट निकाल दो। इफ आई एम कन्वर्टिंग टू अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी से प्राइवेट आ रही हो तो प्राइवेट वर्ड ऐड करना पड़ेगा मुझे, तो वो चेंजेस करने पड़ेंगे। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं या फॉर्म्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्म्स हैं फॉर कन्वर्जन, वो मुझे फाइल करने पड़ेंगे विद आरओसी। मुझे रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी,
ऐसे ही नहीं कि भाई मन आया और मैंने कन्वर्ट कर दिया। आप अगर पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करो तो ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगेगा आपको, इफ रिक्वायर्ड। तो पब्लिक को भी प्राइवेट में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, हाँ ये भी पॉसिबल है। पब्लिक कंपनी को आप प्राइवेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन 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 वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। ठीक है। पब्लिक कंपनी में मेरे मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, मैक्सिमम की बात करते हैं, मिनिमम तो ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जन में मैक्सिमम की बात करते हैं। मैक्सिमम पब्लिक में तो अनलिमिटेड होते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 है, तो मुझे इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो पब्लिक को मैं प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। अच्छा, एक और भी डिस्कशन कर लेते हैं ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी को हमने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी में या फिर आप एक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। ओपीसी नहीं, ओपीसी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये एक बेसिक कन्वर्जन के बारे में मुझे था कि आपके साथ शेयर कर लूंगी, तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया कि कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है। अब आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लो। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, देखो, आप कन्वर्ट करने जा रहे हो, पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर ऑल्टरिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। आपको कन्वर्ट करना है, प्राइवेट टू पब्लिक जा रहे हो तो रिस्ट्रिक्शंस निकालनी पड़ेंगी, पब्लिक से प्राइवेट आ रहे हो तो रिस्ट्रिक्शंस डालनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो फॉर ऑल्टरिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, फाइल एन एप्लीकेशन विद द आरओसी। आरओसी आपका जो प्रीवियस ओल्ड रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज कर देगा। ही विल इशू अ न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि अभी कन्वर्जन कर रहे हो तो नाम भी चेंज हो जाएगा, तो नया सर्टिफिकेट आ जाएगा इन द न्यू नेम। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, आप कन्वर्ट हो रहे हो डजेंट मीन कि कोई नई कंपनी बन गई है, कंपनी तो वही है। तो आपकी जो भी राइट्स, डेट्स, ऑब्लिगेशंस, लाइबिलिटी जो एग्जिस्ट करती थी बिफोर कन्वर्शन, वो वैसी ही रहेंगी आफ्टर कन्वर्शन। ठीक है, तो जो लोन वगैरह मैंने बिफोर कन्वर्जन लिया था वो मुझे आफ्टर कन्वर्जन भी पे तो करना ही है ना। तो जो भी मेरी लाइबिलिटीज थी वो सब सेम ही रहेंगी आफ्टर कन्वर्शन। आप ये नहीं बोल सकते कंपनी चेंज होगी तो लाइबिलिटी खत्म हो गई, अभी मेरे को लोन रीपे ही नहीं करना है, वो नहीं कर सकते। ठीक है, although the name change gets it name changes on conversion, like we will add or remove the word private. Name change requires the approval of central government, power has been delegated to ROC, हमने पहले भी देखा था। लेकिन if the name change is only adding or removing the word private from the name, तो central government का approval नहीं लगेगा। बस यही मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ। This approval is not required if the only name change is adding or removing the word private from the name। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। चलो ये लिख लो, फिर टेक्स्ट बुक में से भी हाईलाइट कर ले। ओके, नाउ कन्वर्जन में मुझे क्या करना है, कंपनी में कन्वर्ट इट सेल्फ इनटू एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी बाय कंप्लाइंग विद द फॉलोइंग प्रोसीजर। सबसे पहले तो मेरे को ऑल्ट्रेशन करना है ऑफ द मेमोरेंडम आर्टिकल्स, और मैं कैसे करूंगी, क्या पास करूंगी मैं, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो मेरे को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आई कैन कन्वर्ट द कंपनी इनटू एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी बाय ऑल्टरिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने खुद तो कर लिया ये कन्वर्जन, लेकिन मुझे आरओसी के पास भी एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। आरओसी एक बार आपकी एप्लीकेशन देखेगा, हाँ रेजोल्यूशन भी बराबर से पास की है, ऑल्ट्रेशन भी कर दिया है, then they will close the former registration and they will issue a new certificate of incorporation under the new name. No effect on the debts और liabilities before conversion। तो जो भी मेरे debts या liabilities before conversion थे वो after conversion भी वैसे ही रहने वाले हैं, उस पर कोई change नहीं होगा। जो before था वो मेरे change होने के बाद भी वही रहने वाला है। okay, it shall not affect जो before conversion थे उन debts, liabilities, obligations को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। okay? ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कैन अ सब्सिडरी कंपनी बिकम अ मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर लिख लो, आपको सेक्शन नंबर भी याद रखना है, और इस पे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन केस बेस्ड में आपको थ्योरी तो लिखनी ही पड़ेगी ना, तो थ्योरी भी लर्न करके जानी है। ये पूरा का पूरा आपको लर्न ही करना है, तो यहाँ पर लिख दो लर्न। ठीक है, अब मेरी एक होल्डिंग कंपनी है और उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग लिमिटेड, लेट्स से एच लिमिटेड, इट ओन्स 80% इन एस। कैन वी अलाउ एस ऑल्सो टू परचेज, हाँ तू भी खरीद ले कोई बात नहीं, यू आर बोथ सेपरेट पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ,
तू भी ले ले, इसने 30% खरीद लिया, अरे अभी नेट इफेक्ट में ये सब्सिडरी रही नहीं. I cannot allow my subsidiary to purchase shares in the holding. How can you control your controller? कैसे कर सकते हो? That is why law says that subsidiary cannot purchase shares in the holding company. और अगर holding company तुमने shares की allotment कर दी तो वो allotment void हो जाएगी. मैं तो shares transfer भी नहीं कर सकती to a subsidiary company. ना allot कर सकते हो ना transfer कर सकते हो. That will become void. According to section 19, a subsidiary company cannot become a member in the holding company, and any allotment or transfer is void. ना मैं allot कर सकती हूँ subsidiary को, ना मैं shares transfer कर सकती हूँ, वो void हो जाएगा. लेकिन इसमें कुछ exceptions हैं. Exceptions पढ़ लेते हैं. सबसे पहला एक्सेप्शन है ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है ट्रस्टी. दोनों देख लेते हैं विद एग्जांपल. पहले मुझे लिखने दो, देन आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी. अब लेट्स से फॉर एग्जांपल दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ एच लिमिटेड. ठीक है, ये एच लिमिटेड मतलब होल्डिंग का मेंबर है. अनफॉर्चुनेटली ही डाइड और इनके जो शेयर्स हैं वो ट्रांसमिट हो गए टू अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो कोइंसिडेंटली एस लिमिटेड है, मतलब सब्सिडरी. ठीक है, तो मिस्टर एक्स जो थे ही इज अ मेंबर ऑफ एच लिमिटेड. ही डाइड, तो उनके जो शेयर्स हैं, लेट्स राइट हियर, द शेयर्स आर ट्रांसमिटेड to S Limited, who is acting as a legal representative. अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव देखो कोई भी हो सकता है, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो या तो नेचुरल पर्सन होगा या आर्टिफिशियल पर्सन, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एस लिमिटेड के पास एक्स के शेयर्स आ गए तो क्या वो ओनर बन गया? नहीं मैम, इट इज ओनली होल्डिंग दो शेयर्स इन द कैपेसिटी ऑफ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव. वो ओनर नहीं है, इसीलिए सेक्शन 19 अप्लाई ही नहीं करेगा. सो व्हेन द सब्सिडरी इज होल्डिंग द शेयर्स जस्ट एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो फिर सेक्शन 19 अप्लाई नहीं करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर यू आर ओनली होल्डिंग द शेयर्स, यू हैव नॉट बिकम द ओनर ऑफ शेयर्स. सो एस लिमिटेड इज नॉट द ओनर ऑफ शेयर्स, यू आर ओनली होल्डिंग द शेयर्स इन द कैपेसिटी ऑफ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव. इसीलिए ये अलाउड है, इसीलिए ये अलाउड है. ये लिखो, लिखा. ओके, नेक्स्ट ट्रस्टी कर लेते हैं. मिस्टर जी जो है ना, वो ग्रैंडफादर हैं. उनको चाहिए कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पास ना एच लिमिटेड के शेयर्स हैं, वो मेरे ग्रैंडसन को दिए जाएं. तो लेट मी राइट, ही इज द ओनर ऑफ शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड. उनको लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे जो ये एच लिमिटेड के शेयर्स हैं ना, ये चले जाएं मेरे ग्रैंडसन के पास. लेकिन लाइफ का क्या भरोसा, तो वो क्या करते हैं कि ये शेयर्स जो हैं वो दे देते हैं टू एस लिमिटेड हु इज एक्टिंग एज अ ट्रस्टी. ओके, तो ये हो गया एच लिमिटेड और ये हो गया एस लिमिटेड. तो एस लिमिटेड इज एक्टिंग एज अ ट्रस्टी, दे आर होल्डिंग इट इन ट्रस्ट, मतलब गुड फेथ फाइड्यूशियरी रिलेशन में दे आर होल्डिंग इट इन ट्रस्ट फॉर मिस्टर पी. ये है ग्रैंडसन बेनिफिशियरी. ओके, तो जो ट्रस्टी हैं दे आर होल्डिंग शेयर्स इन गुड फेथ और इन फाइड्यूशियरी, फाइड्यूशियरी मतलब रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. ठीक है, फाइड्यूशियरी रिलेशन में होल्ड कर रहे हैं, दिस मीन्स रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड
मुझे एक बात बताओ, एस लिमिटेड को शेयर्स मिल गए, क्या वो ओनर है? नहीं मैम, दे आर ओनली होल्डिंग द शेयर्स इन ट्रस्ट फॉर द बेनिफिशियरी। वो ओनर नहीं है, इसीलिए सेक्शन 19 अप्लाई नहीं होगा। सो हियर दे हैव नॉट बिकम द ओनर ऑफ शेयर्स, इसीलिए ये अलाउड है। ठीक है, इसीलिए ये अलाउड है, ये भी लिख लो। लिखा ना? ठीक है, एक तीसरा एक्सेप्शन है। इमेजिन वन सिचुएशन जहां पर एस लिमिटेड had already purchased the shares in H Limited. Can one company purchase shares of another company? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। So S Limited had already purchased the shares of H Limited, let's say on 1st April 2027. फिर बाद में कितना परसेंटेज है वो भी लिख देते, चलो लेट्स से 5%। 5% शेयर्स हमने खरीद लिया। देन H Limited purchased 70% on 10th of August 2027। बाद में वो सब्सिडरी बन गई, तो क्या अब एस लिमिटेड को ये जो शेयर्स थे उसके पास वो सरेंडर करने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यू वर ऑलरेडी अ मेंबर इवन बिफोर यू बिकेम अ सब्सिडरी। You can continue to hold the shares. You can continue to remain the member of the holding. You will get to exercise all the rights of member except voting rights. All the rights मतलब आपको डिविडेंड भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, बोनस शेयर्स मिलेंगे, सिर्फ आप वोटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, सो इन दिस केस एस लिमिटेड was a member even before it became a subsidiary. Okay, so you were already a member even before you became a subsidiary. तो कोई बात नहीं, you can continue to remain the member. You will get to enjoy all rights of a member. जैसे आप डिविडेंड ले सकते हो, आपको हम बोनस शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। You will get to enjoy all the rights of the member except voting rights, वो नहीं मिलेंगी। मैम प्रीवियस केस में हमको डाउट है, क्या ये केसेस में एस लिमिटेड एच के, बिकॉज अभी तो वो फिलहाल शेयर्स होल्ड कर रहे हैं ना एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो ये केस में क्या वो वोट कर सकते हैं? लॉ बोलता है हाँ, दे कैन वोट बट ओनली इन द कैपेसिटी ऑफ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और अ ट्रस्टी। दे कैन नॉट वोट इन द कैपेसिटी ऑफ अ मेंबर। नोट लिखना ही है आपको। इन केसेस 1 and 2, ठीक है, इसको 1 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं। इन केसेस 1 2 और इसको कर देते हैं 3। इन केसेस 1 and 2 एस लिमिटेड कैन वोट इन द मीटिंग, वो भी लिख देते, इन द मीटिंग कहाँ वोट कर सकते? इन द मीटिंग ऑफ एच लिमिटेड कर सकते हो, वोट भी कर सकते हो, बट ओनली इन द कैपेसिटी ऑफ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी। एस लिमिटेड कैन नॉट वोट in the capacity of a member। ठीक है, तो आप वोट कर सकते हो, दे कैन वोट बट ओनली इन द कैपेसिटी ऑफ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी। दे कैन नॉट वोट इन द कैपेसिटी ऑफ अ मेंबर। ये लिख लो। ये भी लिखो, लास्ट वाला लिख लिया।
ठीक है, अब इसको रीड भी कर लेते हैं टेक्स्ट बुक में से। कोई है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ट्रस्टी एंड यू वर ऑलरेडी अ मेंबर इवन बिफोर यू बिकेम अ सब्सिडरी। ठीक है, तो ये तीनों ही पॉइंट्स हैं। The subsidiary will have the right to vote, but only in the capacity of a legal representative or trustee. Subsidiary can buy shares in the holding when it is a part of the scheme of amalgamation sanctioned by the court. तो यहाँ पर आपने अपने ओल्ड शेयर्स जो थे वो सरेंडर करके आपको न्यू शेयर्स मिल गए, तो वो केस में परचेज कर सकते। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। आप बोलेगे मैम सभी इंपॉर्टेंट है, सब पे कभी ना कभी तो क्वेश्चन आया ही है ना। सेक्शन 20, ये सेक्शन नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रेड विद रूल 35 ऑफ द कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल्स 2014। अब मुझे अगर कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट देना है, मतलब कम्युनिकेशन करनी है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे कोई ग्रीवियंस लेटर देना है कंपनी को, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वांट्स टू सर्व अ नोटिस, जीएसटी डिपार्टमेंट वांट्स टू सर्व अ नोटिस, तो कहाँ पर करें, कैसे करें? तो सिंपल प्रोविजंस बनाए हुए हैं हमने। अगर आपको कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट देना है तो आप वो डॉक्यूमेंट कंपनी को या उनके ऑफिसर्स को जाके दे सकते हो। मैम ऑफिसर्स को कैसे दे सकते हैं? बिकॉज दे आर ऑल्सो एजेंट ऑफ द कंपनी। तो आपने अगर इनको दिया तो मतलब कंपनी को ही दे दिया ना। कहां पर जाके दें ये डॉक्यूमेंट? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कैसे दें? देखो, या तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से दे दो, स्पीड पोस्ट भेज दो, कुरियर दे दो, हैंड डिलीवरी कर दो, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली जैसे ईमेल से भेज दो, फैक्स से भेज दो, या फिर एनी अदर मोड प्रिस्क्राइब। आपने एक बात नोटिस की, दे आर ऑल मोड्स जहां पर दे प्रोवाइड प्रूफ ऑफ डिलीवरी। हमको प्रूफ मिलेगा कि हाँ भाई डिलीवर हो चुका है कंपनी के पास। क्योंकि कल को अगर कंपनी आर्ग्यू करे मुझे तो नोटिस मिला ही नहीं, मुझे तो ये लेटर मिला ही नहीं, हम बोलेंगे ये देखो तुम्हारे यहाँ पे साइन है, ऑफिसर का साइन है, मतलब मिला ही था, तो कंपनी तुम डिनाई नहीं कर सकते। तो लॉ बोलता है कि अगर आपको कोई इनकम टैक्स नोटिस भेजना है, आपको कोई शेयर होल्डर्स की कोई ग्रीवियंस है, या कोई डॉक्यूमेंट आपको भेजना है कंपनी को, तो कैसे भेजोगे? वो कंपनी को या उसके मेंबर को दे दो एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, हैंड डिलीवरी, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली। आपने एक बात नोटिस की, यहाँ पर रेगुलर पोस्ट का ऑप्शन नहीं है, सादा पोस्ट, क्योंकि वो प्रूफ ऑफ डिलीवरी नहीं मिलेगी आपको। तो यहाँ पर ये सब प्रूफ ऑफ डिलीवरी देते हैं। वे सिक्योरिटीज आर हेल्ड विद द डिपॉजिटरी। अरे मेरे तो सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में है, तो फिर कंपनी बोलती है द रिकॉर्ड्स ऑफ द बेनिफिशियल ओनरशिप मे बी सर्व्ड बाय सच डिपॉजिटरी ऑन द कंपनी बाय इलेक्ट्रॉनिक और अदर मोड। कंपनी जो है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स नहीं बनाती आजकल, क्योंकि अगर आपके शेयर्स डीमैट फॉर्म में है तो इतनी ट्रेडिंग होती है, रोज तो ना रजिस्टर अपडेट करते रहेंगे। तो कोई अगर इवेंट होता है, जैसे मुझे डिविडेंड देना है या फिर मुझे मीटिंग बुलानी है, तो मैं जो रिकॉर्ड्स डिपॉजिटरी मेंटेन करता है मैं उसी को अपना रजिस्टर मान लेती हूँ और उनसे बोलती हूँ भाई तुम रिकॉर्ड भेजो, मुझे नोटिस भेजने हैं। तो वो रिकॉर्ड भेजते हैं। कैसे भेजेंगे? बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड और एनी अदर मोड। तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड मोस्टली ईमेल से भेज देते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स भी बल्कि होते हैं तो प्रिंट तो देना पॉसिबल नहीं होता है, सो देन दे सेंड बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। अच्छा, मुझे ना आरओसी को या मेंबर्स को कुछ नोटिस भेजना है, आपको आरओसी के साथ कम्युनिकेट करना है ना, तो फिर आप उसके ऑफिशियल एड्रेस पे भेज दो। कैसे भेजोगे? यहाँ पर रेगुलर पोस्ट का ऑप्शन है, रेगुलर पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, हैंड डिलीवरी, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज दो। आपको मेंबर के साथ कम्युनिकेट करना है। मेंबर को हम मतलब क्या क्या कम्युनिकेशन होगा? आप मेंबर्स को भेज दोगे नोटिस ऑफ मीटिंग, शेयर सर्टिफिकेट होता है, या फिर डिविडेंड के वारंट्स होते हैं वो भेजने हैं आपको। आपको एनुअल रिपोर्ट भेजनी है, ये सब भेजना है, तो फिर मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन तो होगा। आप उनको सादा पोस्ट भेज सकते हो, कॉल लेटर्स वगैरह भेजने हैं। लेकिन एक मेंबर आया और बोलता है नहीं नहीं तुम सादा पोस्ट मत भेजो, मुझे ना कुरियर से ही भेजना। आप एक पर्टिकुलर मोड की रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन भाई कुरियर के चार्जेस ज़्यादा होते हैं, तो मेंबर वो फीस भरेगा और हम उसको वो पर्टिकुलर मोड से सिक्योर नोटिस भेज देंगे। अब फीस क्यों ले रहे हो? वो मेंबर बोल रहा है ना कि उसका उसके यहाँ पे जो पोस्टमैन है वो टाइम पे नहीं आता है, तो इसीलिए वो कुरियर मांग रहे हैं, जेन्युइन रीजन है।
अभी एक मेंबर ऐसा कर रहा है फिर तो बाकी सब भी आर्ग्यू करेंगे, हमको भी घर पे लाके दो, कुरियर दो भी, वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है फिर। तो इसीलिए लॉ बोलता है कि अगर मेंबर यू कैन रिक्वेस्ट फॉर डिलीवरी थ्रू अ पर्टिकुलर मोड, कि नहीं मुझे कुरियर से ही भेजो या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजो, ऑन पेमेंट ऑफ फीस। ये फीस कहाँ पर डिटर्मिन होगी? इट विल बी डिटर्मिन्ड बाय द कंपनी इन द एनुअल जनरल मीटिंग। ये प्लीज हाईलाइट कर लो एज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। ये जो है वो केस बेस्ड में आता है, ये केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये एमसीक्यू में आता है। तो दैट फीस विल बी डिटर्मिन्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग। कोरियर कौन होता है उन्होंने डिफाइन भी किया है, देखो रूल्स में। कोरियर मीन्स पर्सन और एजेंसी, कोई भी कोरियर कंपनी हो सकती है जो आपको डिलीवरी के साथ साथ प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी देगी। ओके, डिलीवरी के साथ साथ प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन क्या होता है? या तो आप ईमेल से भेज दो, फैक्स कर दो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बोर्ड या नेटवर्क जो आरओसी ने बताया है उस पर ये डिस्प्ले कर दो, या फिर यू कैन सेंड इट इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड जहां पर आपको प्रूफ ऑफ डिलीवरी मिलेगी, प्रूफ ऑफ ट्रांसमिशन मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर केस बेस्ड क्वेश्चन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर आप एक निधि कंपनी हो, ना दीज प्रोविजंस अप्लाई टू ओनली निधि कंपनीज। अगर आप एक निधि कंपनी हो तो जो मेंबर्स के पास शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 1000 रुपीज हैं, या फिर 1% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल विच एवर इज लेस, उनको हम डॉक्यूमेंट बकायदा जाके सर्व करेंगे ईमेल पे, या फिर आप हैंड डिलीवरी दे दो, पोस्ट से भेज दो। लेकिन जो शेयर होल्डर्स इनसे कम होल्ड करते हैं उनको सिर्फ एक नोटिस भेज दिया जाएगा इन द न्यूज़पेपर कि भाई तुम पढ़ लो, या फिर वो जो निधि कंपनी के बाहर नोटिस लगा रहता है ना, वहां पे आप डाल दो। तो न्यूज़पेपर में एक नोटिस दे दो क्योंकि न्यूज़पेपर तो सब पढ़ ही लेंगे, एंड इट विल बी ऑल्सो पब्लिश्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द निधि, यहाँ पर डाल दो। तो एक न्यूज़पेपर में और निधि के बाहर वहां पर लिख दो। इन पे क्यों इतना खर्चा करना है, ये तो बहुत कम शेयर्स होल्ड करते हैं ना। तो इफ यू हैव शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 1000, या फिर 1% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल विच एवर इज लेस, तो ऐसे लोगों को हम डिलीवर कर देंगे जो भी नोटिस है। बाकी लोगों को हम पर्सनली नहीं देंगे, न्यूज़पेपर में प्रिंट कर देंगे और निधि कंपनी के बाहर नोटिस पे लगा देंगे। ये इंपॉर्टेंट है केस बेस्ड के लिए, ये आपको लर्न करना है। अच्छा, जॉइंट होल्डर्स की क्या कहानी है? लाइक मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, ठीक है, ये मिस्टर अय्यर है और ये मिसेस अय्यर है। ये लोग जॉइंटली शेयर्स होल्ड करते हैं। तो नोटिस किसको भेजेंगे? द वन हु इज नेम्ड फर्स्ट। नेम फर्स्ट, ये लोग ही डिसाइड करेंगे कि किसका नाम पहले आएगा। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि मिसेस अय्यर का नाम पहले लिखो। तो द वन हु इज नेम्ड फर्स्ट, ठीक है, नेम्ड फर्स्ट, इसको नोटिस जाएगा और इसको भेज दिया मतलब सबको भेज दिया। ठीक है, इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सर्व्ड ऑन ऑल द जॉइंट होल्डर्स। डेथ और इंसॉल्वेंसी में जिनको शेयर मिलेगा ना उनको नोटिस जाएगा। अच्छा, ये कुछ और रूल्स हैं। इन केस ऑफ नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग, हम मान के चल सकते हैं कि 48 आवर्स में तो पोस्ट पहुंच गई होगी मैम, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। कोई कन्याकुमारी में रहता है उसको थोड़ी ना 48 आवर्स मतलब 2 दिन में थोड़ी ना कुछ मिल जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनो। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये नोटिस क्या होता है और क्यों भेजते हैं। अब मान लो कि आपके घर पे शादी है एंड यू वांट टू कॉल पीपल। आपने ना डेस्टिनेशन वेडिंग रखी है, लेट्स से कि कहाँ रखें हम डेस्टिनेशन वेडिंग? गोवा में रखें, ठीक है। डेस्टिनेशन वेडिंग है आपके यहाँ पे गोवा में। तो क्या आप लोगों को 2 दिन पहले कॉल करो, गोवा में शादी है आ जाना, गोवा में शादी है पहुंच जाना? सबको अपने ऑफिस में छुट्टी डालनी पड़ती है। हाँ, गोवा का नाम सुन के तो सब लोग आ ही जाएंगे बीमारी का बहाना बढ़ के। कपड़े, अरे नहीं हम कुछ भी पहन लेंगे, हम तो आ जाएंगे गोवा का नाम सुन के। लेकिन लॉजिकली सोचो, अगर आपके घर पे शादी है और आप गेस्ट्स को बुलाना चाहते हो तो मैक्सिमम अटेंडेंस के लिए नोटिस तो देना पड़ेगा ना।
कोई दूर दूर से आ रहा है, कोई कोई चेन्नई से आ रहा है, कोई दिल्ली से आने वाला होगा, कोई कोलकाता से आ रहा है, उनको अरेंजमेंट तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे नहीं 2 दिन में गोवा जाना है आ जाओ, ऑफिस में छुट्टी डालनी है, बाकी अरेंजमेंट्स करनी है, कपड़े देने हैं। तो जैसे हम शादी का जो कार्ड है, इनविटेशन है, वो अगर आउटस्टेशन होगा तो 20-25 दिन पहले तो भेजते ही है ना। सिमिलरली अगर आपकी कंपनी की मीटिंग है तो 2 दिन में मीटिंग है आ जाना, ऐसे बोल के लोग दूर दूर से कैसे आएंगे? तो हमें नोटिस भेजना पड़ता है। लॉ बोलता है कि यू हैव टू सेंड द नोटिस एटलीस्ट 25 डेज बिफोर द मीटिंग। ये कैसे आया 25 डेज? ये हम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। 25 दिन पहले तो तुमको उनको नोटिस भेजना ही है। तो ठीक है, भेज देंगे नोटिस, ईमेल कर दो, इजी है वो तो। लेकिन कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स है जिन्होंने अपना ईमेल आईडी नहीं दिया है मुझे, तो मुझे उनको नोटिस भेजना पड़ेगा, तो मैं पोस्ट से भेज देती हूँ। अब कोई रहता है दिल्ली में, कोई रहता है कोलकाता में, कोई रहता है कन्याकुमारी में, कोई रहता है कश्मीर में। मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है जहां से लेटर्स जा रहे हैं। अब जो मुंबई में रहता है उसको तो अगले दिन ही मिल जाएगा, लेकिन जो कश्मीर में रहता है, कन्याकुमारी में रहता है, मेघालय में रहता है, दिल्ली में रहता है, उनको तो सबको अलग अलग डे पे मिलेगा ना। अब लॉ बोलता है कि हर मेंबर को एटलीस्ट 21 क्लियर डेज का नोटिस मिल जाना चाहिए। मैम आपने तो 2 डेट्स बोल दी, 25 भी बोल दिया, 21 भी बोल दिया। सुनो मेरी बात, लॉ बोलता है हर एक मेंबर को 21 क्लियर डेज का नोटिस मिलना ही चाहिए। मतलब फुल डेज, 21 फुल डेज पहले उसके पास डॉक्यूमेंट आ जाना चाहिए। अगर मुझे 21 क्लियर डेज का नोटिस लाना है तो मुझे वो नोटिस के लिए 2 दिन पोस्ट के भी पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि 2 दिन तो पोस्ट पहुंचने में लग जाता है। जो दिन पे उसको सर्विस मिला, मतलब जो डे पे उसको वो डॉक्यूमेंट अपने हाथ में आया, 4 बजे आया शाम को, वो दिन तो गया, तो वो क्लियर डे में नहीं आएगा। एंड जो डे ऑफ मीटिंग है वो तो मैं पकड़ूंगी ही नहीं ना, क्योंकि वो डे पे तो वो मीटिंग के लिए आ जाएगा, तो वो क्लियर डे नोटिस तो नहीं होगा। ऐसे करके मुझे उसको 25 डेज पहले अगर मैं नोटिस डिस्पैच करूंगी ना, तब जाके 2 दिन पोस्ट के लगेंगे, 1 दिन उसको मिलेगा। अगर मैंने 25 दिन पहले वो नोटिस डिस्पैच किया ना, तब जाके उसको 21 क्लियर डेज का नोटिस मिलेगा। ऐसे वो 25 डेज आए, तो 21 क्लियर डेज का नोटिस उसको मिलना चाहिए। अब इसमें मैंने 2 दिन पोस्ट के ऐड किए, लेकिन जो कश्मीर में रहता है, चेन्नई में रहता है, उनको थोड़ी ना 2 दिन में मिलेगा। अब मेरी बात सुनो, हर एक मेंबर के लिए मैं अलग अलग डे पे तो नहीं पोस्ट कर सकती। नहीं, ये दूर रहता है ना, इसको 25 नहीं, इसको मैं 50 डेज पहले भेजूँ तो जाके 21 क्लियर डेज होगा। नहीं, वो कश्मीर, वो कैलकाटा में रहता है ना, तो उसको मैं 40 डेज पहले दूंगी तो 21 क्लियर डेज का नोटिस मिलेगा। ऐसे मैं हर एक के लिए तो नहीं कर सकती। तो लोग बोलते हैं सबके लिए एक स्टैंडर्ड पकड़ लो, 2 दिन पोस्ट के ऐड कर दो। ठीक है, 2 दिन मैम, लेकिन पहुंचेगा नहीं, हम वो तो सोच ही नहीं रहे, पहुंचेगा नहीं उसको, मान के चलो 2 दिन, बस 2 दिन पोस्ट के। तो ऐसे 2 दिन स्टैंडर्ड पोस्ट के लगा के मुझे 25 क्लियर डेज में भेजना है। फिर आपको वो कब मिलता है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं बोलूंगी कि मैंने 25 डेज बिफोर द मीटिंग पोस्टिंग कर दी है। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू इंडिविजुअली मॉनिटर करके, मैं 2 दिन पोस्ट के ऐड कर देती हूँ स्टैंडर्ड। तो व्हेन इज इट डीम टू बी सर्व, हम मान लेंगे कि 48 आवर्स के बाद उसको मिल जाएगा। तो आपने पोस्ट कर दिया, तो 48 आवर्स, 2 दिन के बाद आप समझ लो उसको मिल गया। ठीक है, तो एक्चुअली में मिला या नहीं वो हमारा कंसर्न नहीं है, आप अज्यूम करो मिल गया। इन एनी अदर केस भी, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में, मतलब रेगुलर पोस्ट, पोस्ट ऑफिस 4 दिन में अगर पहुंचा देता है तो तुम्हारा कुरियर तो पहुंचा ही देगा ना। एनी अदर मोड में जो नॉर्मली ऑर्डिनरी पोस्ट जितना टाइम लेती है उतने टाइम। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, केस बेस्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आप सेक्शन 20 के अगेंस्ट कुछ नहीं लिख सकते। मैंने मेरे आर्टिकल्स में लिख दिया नहीं, ये सब मैं नहीं मानती, ये सब तुमको कम्युनिकेट करना है ना, तो फैक्ट्स ही भेजना पड़ेगा। देखो, अगर आप सेक्शन 20 के कॉन्ट्ररी कुछ लिख देते हो तो वो एनफोर्स करेंगे ही नहीं। यू कैन नॉट राइट एनीथिंग विच इज कॉन्ट्ररी टू सेक्शन 20। यू कैन नॉट रिड्यूस द मोड टू जस्ट वन मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आप ये नहीं बोल सकते नहीं सिर्फ फैक्ट्स भेजना और कुछ हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे।
उसके पास कितनी सारे ऑप्शन है। अगर हमको कंपनी के साथ कम्युनिकेट करना है तो हम रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, हैंड डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक मोड, कितने मोड्स भेज सकते हैं। यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट जस्ट वन मोड। यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट, यू कैन नॉट लिमिट इट टू जस्ट वन मोड। जैसे सिर्फ फैक्स भेजना और कुछ भी नहीं भेज सकते, ये तो गलत हो जाएगा, ये अलाउड ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कंपनी बोलती है नहीं, तुम सिर्फ फैक्स ही भेज सकते हो। ये क्वेश्चन पढ़ो, इज इट पॉसिबल, क्या हम कर सकते, कैन आई रिड्यूस द मोड टू जस्ट वन मोड ऑफ कम्युनिकेशन? नहीं कर सकते, ये वॉइड है, इट्स नॉट वैलिड। रमेश कैन क्लेम डैमेजेस। थक गए, बहुत लंबा लेक्चर चल रहा है नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, और मैं इसको फिर अभी नेक्स्ट लेक्चर में नहीं डालना चाहती, अभी खत्म होने को ही है, बस दो ही कॉन्सेप्ट है। क्या बात है, दो ही है, चलो फटाफट कर लेते हैं। ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीडिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स। सोचने वाली बात है ये। कंपनी जो है, कंपनी इज अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, यस और नो? अच्छा, ये पर्सन है। अगर ये पर्सन है तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है अपने नाम पे। द कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो फिर तो कंपनी को साइन भी करना पड़ेगा। यस, द कंपनी विल हैव टू साइन और ऑथेंटिकेट द कॉन्ट्रैक्ट्स। अरे लेकिन कंपनी साइन कैसे करेगी, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी साइन कैसे करेगी? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, अरे कंपनी साइन कैसे करेगी? इसीलिए कंपनी के बिहाफ पे साइन करेंगे की मैनेजरियल पर्सोनल, केएमपी, जो हमने पढ़ा था डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 51, या फिर साइन करेंगे ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। लॉजिक समझा आपको? कंपनी है तो एक सेपरेट पर्सन, मतलब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। देखो मैंने एरो कहाँ से लिया है, कंपनी पर्सन है इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो साइन करना पड़ेगा, लेकिन साइन कैसे करेगी, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। इसीलिए कंपनी के लिए साइन करेंगे कि मैनेजरियल पर्सनल या फिर कोई ऐसा ऑफिसर या एम्प्लॉय हु इज ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। और इन लोगों ने अगर साइन कर दिया, इट इज एज इफ द कंपनी हैज साइंड इट। मैम कॉमन सील लगा के सिर्फ काम नहीं चलेगा क्या? बट कॉमन सील कंपलसरी भी तो नहीं है ना, कंपलसरी भी नहीं है। तो कौन साइन करेगा डॉक्यूमेंट, कौन साइन करेगा प्रोसीडिंग्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ये लोग साइन करेंगे। की मैनेजरियल पर्सनल में आ जाएगा आपका सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, ये लोग साइन करेंगे। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 2 क्लॉज 51 में। या फिर एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। ये अगर आया तो केस बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा। ओके, the last part of this chapter, execution of bills of exchange etc, section 22। ये एक्सेट्रा वर्ड डाल के ना ये लोग बहुत बड़ी गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत कुछ आ सकता है। लेकिन ये जो एक्सेट्रा वर्ड है वो अपना मीनिंग लेगा फ्रॉम द प्रीवियस वर्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मैम ये एक्सेट्रा वर्ड में आएगा क्या? इसमें आ सकता है जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये ना हम पढ़ेंगे जनरल क्लॉजेज एक्ट इंटरप्रिटेशन में कि ये एक स्पेसिफिक वर्ड हुआ है, राइट? ये एक स्पेसिफिक वर्ड है फॉलोड बाय अ जनरल वर्ड। तो ये जनरल वर्ड में वही आएगा जो इस स्पेसिफिक वर्ड से कनेक्टेड है। इसमें आ जाएंगे अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे चेक, ओके, एग्जाम्पल चेक, या फिर प्रोमिसरी नोट, ये सब आ जाएगा। इसमें डीड्स, डॉक्यूमेंट्स वो भी आएंगे, ठीक है?
It will also apply to deeds, documents, etc. तो हम जो प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को तो अप्लाई करेगा ही, साथ में डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को भी करेगा. इनफैक्ट ये जो प्रोविजन है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई भी ले लो उसको अप्लाई करता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. और ये अप्लाई करता है टू डीड्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सेट्रा. है. अच्छा, अब मैम एग्जैक्टली ये क्या बात कर रहा है? लॉजिक वही है जो हमने पहले पढ़ा. कंपनी पर्सन है, कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकती है, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन होने की वजह से उसे परफॉर्म कैसे करेगी, एग्जीक्यूट कैसे करेगी. एग्जीक्यूट करना मतलब परफॉर्म करना. तो देर आर पीपल हु विल एग्जीक्यूट दैट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. एक दूसरा तरीका है, कंपनी पर्सन है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने का दिमाग, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, टर्म्स क्या होने चाहिए, ये हमारे फायदे के लिए नहीं, ये सोचने समझने का दिमाग, एग्जीक्यूट करने का दिमाग कौन किसका है, लोगों का है. तो ऐसे कौन से लोग हैं जो कंपनी के बिहाफ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, चेक ड्रॉ कर सकते हैं? आप समझ रहे हो? तो एग्जीक्यूशन का मतलब कि कंपनी के बिहाफ पे ये काम कौन करेगा. अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करना है, एक्सेप्ट करना है, तो ये काम कौन करेगा. अगर मुझे चेक ड्रॉ करना है, कौन करेगा? ये कंपनी के बिहाफ पे हो रहा है, बट कोई ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए ना. ऐसे ही तू अकाउंट संभालता है, तू ड्रॉ कर दे, तू प्यून है, तू ये काम कर, ऐसा नहीं होगा. किसी ऑथराइज्ड पर्सन को हमें ये एग्जीक्यूशन मतलब ये काम करना है. एग्जीक्यूट मतलब काम करना. अब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो कंपनी के बिहाफ पे कौन करेगा? ये लोग करेंगे. कंपनी बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ एक्सेप्ट कर सकती है, तो कौन करेगा? ये लोग करेंगे. अ बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, प्रोमिसरी नोट, इट शैल बी डीम्ड, मतलब हम अज्यूम कर लेंगे इट इज मेड, ड्रॉन, एक्सेप्टेड. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो मेड वर्ड है ये प्रोमिसरी नोट के लिए आता है. एक्सेप्टेड, ओनली अ बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्स एक्सेप्ट. ड्रॉन, एंडोस्ड, ये किसी के लिए भी हो सकता है. ठीक है, ड्रॉन वर्ड इट कैन बी फॉर चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज. ठीक है. अब a bill of exchange, hundi, promissory note, it will be deemed to have been made, accepted, drawn, endorsed on behalf of the company. मतलब कर कोई और रहा है लेकिन कंपनी लायबल होगी. ठीक है. If it is made, drawn, accepted, endorsed in the name of and for on behalf of or on account of the company by any person acting under the authority whether expressed or implied. तो जिसके पास वो काम करने की अथॉरिटी है, अगर वो ये काम कर रहा है तो हम मान लेंगे कि भाई आपने लिखा है मतलब कंपनी ही लायबल है. सो इन दिस केस इट विल बी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी इज लायबल. तो आप समझ गए कि अगर इन लोगों ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, एंडोर्स किया, एक्सेप्ट किया, तो इसका मतलब है ये लोगों ने किया, ये ऑथराइज्ड पर्सन है, इसका मतलब है कंपनी नहीं किया. इनको अथॉरिटी कैसे मिली? या तो एक्सप्रेस है या इंप्लाइड है. मैम इंप्लाइड कैसे होगी? डायरेक्टर्स के पास इंप्लाइड अथॉरिटी है ना. तो डायरेक्टर्स के पास इंप्लाइड अथॉरिटी है, तो हम मान लेंगे कि अगर डायरेक्टर ने साइन किया तो कंपनी ही लायबल है. अच्छा, बाकी जो डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें ना मुझे किसी को ऑथराइज करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे ऑथराइज? देखो, अगर आपके पास कॉमन सील है, ठीक है, आप कंपनी हो, आपके पास कॉमन सील है, तो आप अथॉरिटी लेटर पे वो पर्सन का नाम लिखो जिसको आप ऑथराइज कर रहे हो, सील लगाओ. ठीक है. आपके पास, कंपनी के पास कॉमन सील है तो अथॉरिटी लेटर पे वो सील लगाओ और जिसको आप ऑथराइज करना चाहते हो उसका नाम लिखो. तो इसका मतलब है कंपनी इसे ऑथराइज कर रही है कि तू मेरे बिहाफ पे डॉक्यूमेंट साइन कर दे, एग्जीक्यूट कर दे. चल मैम, हमारी कंपनी के पास तो कॉमन सील है ही नहीं. नहीं है ना, कोई बात नहीं. तो इस अथॉरिटी लेटर पे 2 डायरेक्टर का साइन होगा या फिर 1 डायरेक्टर एंड 1 सेक्रेटरी इफ यू हैव अ कंपनी सेक्रेटरी.
और आप इस पर्सन को ऑथराइज कर सकते हो, ले तेरे को अथॉरिटी दे दी हमने, तू डॉक्यूमेंट्स डीड्स को साइन कर, एग्जीक्यूट कर। इफ द कंपनी हैज अ कॉमन सील, देन द कंपनी विल इन राइटिंग, मतलब एक लेटर बनाएगी, कॉमन सील लगाएगी, ऑथराइज करेगी अ पर्सन एज एन अटॉर्नी, अटॉर्नी मतलब यू आर पावर ऑफ अटॉर्नी, तेरे पास अथॉरिटी है टू एग्जीक्यूट अदर डीड्स वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो हमारे लिए, कंपनी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स डीड्स को साइन कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, डीड इंडिया में हो आउटसाइड इंडिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो यू विल इन राइटिंग अंडर द कॉमन सील ऑथराइज any person to execute the documents, these documents may be whether in India or outside India। लेकिन मैम मेरे पास कॉमन सील है ही नहीं, कोई बात नहीं, तो आप एक अथॉरिटी लेटर बनाओ, इसको ऑथराइज करो, दो डायरेक्टर साइन करेंगे, या फिर अगर आपके पास कंपनी सेक्रेटरी तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर देगा। समझ गए? ये लिख लो। ये भी ड्रॉ करो। अब इसको टेक्स्ट बुक में से रीड करते हैं, ठीक है। नाउ अ कंपनी, ठीक है, मे इन राइटिंग, ओके, अंडर अ कॉमन सील, ठीक है, सील लगाएगी ना क्योंकि कंपनी के पास सील है, सील लगा के हम ऑथराइज करेंगे। वी विल ऑथराइज एनी पर्सन, किसी को भी ऑथराइज कर सकते हो, आइदर जनरली और स्पेसिफिकली, मतलब क्या, जनरल अथॉरिटी मतलब यू कैन साइन एनी, एनी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी, सारे साइन कर दे, ठीक है। यहां पर मैंने उसको ऑल की अथॉरिटी दे, तू ही साइन कर, या फिर किसी स्पेसिफिक मैटर में, नहीं तू ये 4 डॉक्यूमेंट्स ही साइन कर, तेरे को इतनी अथॉरिटी है, या फिर स्पेसिफिक मैटर ओनली सर्टेन मैटर्स। तो या तो आपने उस पर्सन को सारे डॉक्यूमेंट साइन करने की अथॉरिटी दे दी, या आप बोलते नहीं तू ये 4 ही साइन कर सकता है, दे विल एग्जीक्यूट द डीड, हमने उसको अटॉर्नी दी है कि तू बी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया कहीं पर भी एग्जीक्यूट कर सकता है। मैं कॉमन सील है ही नहीं ना मेरे पास, तो देन इन दैट केस कौन साइन करेगा, या तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, या फिर डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, जहां पर मैंने कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है, डीड साइन ऑन देयर बिहाफ एंड अंडर द सील शैल बाइंड द कंपनी, मतलब कंपनी इज, उन्होंने साइन किया मतलब कंपनी ने ही साइन कर दिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपना स्टैम्प भी लगा सकता है, तो अंडर हिज सील वो अपना स्टैम्प लगा के साइन करेगा, मतलब तुमने साइन किया इसका मतलब कंपनी ने ही किया है, क्योंकि हम ही ने इनको अथॉरिटी दी थी। स्टूडेंट्स एक काम करो, 2-5 मिनट लो, ये प्रोविजन को एक बार फिर से पढ़ो। पढ़ लिया? ठीक है, चलो अब इस सेशन में हमने क्या क्या कवर किया, हमने डिस्कस कर लिया द डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, फिर हमने डिस्कस किया द डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और उसके एक्सेप्शंस भी हमने सब डिटेल में किया है। देन वी डिस्कस्ड कि कॉपीज भेजनी पड़ेगी तो फीस लेके आप मेंबर्स को कॉपी दे सकते हो, कन्वर्जन पॉसिबल है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे विद आरओसी। फिर सेक्शन 19 बोलता है कि कैन अ सब्सिडरी बिकम अ मेंबर, हम बोलते हैं नो, ओनली अंडर दोज 3 एक्सेप्शनल केसेस यू कैन बिकम अ मेंबर, वेर यू आर होल्डिंग द shares as a trustee, legal representative, or you were already a member before becoming a subsidiary, ये केसेस में कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पर हमने पढ़ा सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कंपनी या आरओसी के साथ हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे। देन वी डिस्कस्ड ऑथेंटिकेशन, इन्होंने साइन किया इसका मतलब एज इफ कंपनी ने ही साइन कर दिया। बाकी जो डीड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स हैं, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो तो साइन नहीं कर सकती, तो कंपनी के बिहाफ पे कौन इनको एग्जीक्यूट करेगा, मेंबर जो जिनको हमने अथॉरिटी दी है वो। अब स्टूडेंट्स मेरी बात सुनो, अब लेक्चर खत्म हो गया है, आप खुद से बैठ के ये सब कुछ अभी कभी लर्न करो, अभी आपके माइंड में फ्रेश है, लर्न करना ज़रूरी है, तो लर्न करो, जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं उसको 2-3 बार लिख के लर्न करो, आपको देखना सारे प्रोविजंस अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे नेक्स्ट लेक्चर का एजेंडा क्या है, पहले मैं इसका रिवीजन लूंगी और फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी फ्रॉम माय कंपाइलर, लेकिन पहले खुद सॉल्व करो, पहले खुद सॉल्व करो,
जैसे मैंने आपको ना यहाँ पे दिखाया था, देखो। हम्म, इधर अभी फिलहाल है नहीं। कंपाइलर में हमने, ये देखो, आपको लेफ्ट हैंड मार्जिन दी है। यहाँ पर आपको खुद के पॉइंटर्स लिखने हैं कि प्रोविजंस में हम ये 4-5 पॉइंट्स लिखेंगे, और बस 2-3 पॉइंट्स लिख के छोड़ मत देना, अच्छे से लिखना। और एनालिसिस में हम ये लिखेंगे। बस ऐसे ना पॉइंटर्स बनाओ कि इसको इलेबरेट करेंगे, क्योंकि पहले खुद सॉल्व करोगे तो आपको आदत होगी सॉल्व करने की। फिर मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगी कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, कुछ वेरिएशन रहेगा तो वो देख लेंगे। बट पहले खुद ये एफर्ट डालो। मैं भी पॉइंटर लिख लिख के आपको करवाऊंगी, बट पहले खुद से करो। करोगे? यस, ठीक है। अगले सेशन में मिलते हैं, लेकिन उसके पहले, जाने से पहले बस दो दो बातें मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। मैं ना जो भी कुछ सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, समझती हूँ, मुझे लगता है कि मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरे साथ करने वाला तभी कोई था नहीं। आज की हमारे जो सेशन है उसका टॉपिक है रिस्पेक्ट। मैम, हम करते हैं रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स को, गॉड को रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे जूनियर्स को हम रिस्पेक्ट करते हैं, सबको। मैं वो नहीं बोल रही हूँ। मैं बोलती हूँ रिस्पेक्ट वॉट एवर यू हैव गॉट। मैम, क्या होता है इसका मतलब? मैं चाहती हूँ कि आपको जो भी मिले, जैसे आपको एजुकेशन मिल रही है, आप उसकी रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट कैसे करोगे? हम लेक्चर दे रहे हैं, जो होमवर्क बोला है वो करो, वो रिस्पेक्ट होती है आपकी टीचर्स की। आपको जो भी छोटी मोटी चीज़ मिल रही है उसकी रिस्पेक्ट करो। मैंने आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे बेटा है और मेरे फ्रेंड का बेटा है, हम लोग एक ट्रिप पे गए थे। तो ना एक छोटा सा मैग्नेटिक बॉल था, और दोनों ने इतनी लड़ाई की, एक ही था। तो फिर जब तक कोई दूसरा मिले हमको, तो ये बोले नहीं मुझे लेना है, नहीं मेरे को खेलना है, फिर वो गुस्से हो जाएगा, मेरा बेटा गुस्सा हो जाता था। फिर हमने उस दोनों को एक एक मैग्नेटिक बॉल ले दिया। ट्रिप खत्म हो गई। ट्रिप में इतनी लड़ाई की उन्होंने, ट्रिप खत्म हो गई, घर पे आए, नेक्स्ट डे से इसको पता ही नहीं वो मैग्नेटिक बॉल कहाँ पर है। उस दिन मैं ऐसे ही साफ सफाई कर रही थी तो मुझे दिखा वो बॉल, और मुझे याद आया कि कितना झगड़े थे ये लोग उस छोटे से मैग्नेटिक बॉल के लिए। हम हम ना ग्रीडी हो जाते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब जब वो मिल जाती है, फिर उसको देखते ही नहीं, हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हमने मांगा था, वो मिल गया है। तो जो भी मिलता है, जैसे एजुकेशन मिलती है, जस्ट से थैंक्स। आप अगर ग्रेटिट्यूड दिखाओगे, अगर आप उसके लिए थैंकफुल रहोगे, तो वो चीज को जब आप रिस्पेक्ट करोगे ना, तो भगवान को लगेगा ये रिस्पेक्ट करने लगा है, ये ग्रेटिट्यूड दिखाने लगा है, इसको और दो, क्योंकि अभी इसमें ये समझ आ गई है। अगर आप छोटी से छोटी चीज की, थैंक यू गॉड, आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं एक प्रेजेंटेशन दे पाऊं, तो भगवान बोलेगा ये तैयार हो चुका है, इसको और अपॉर्चुनिटीज दो। जब आप ग्रेटिट्यूड दिखाते हो, जब आप जो भी मिला है उसको रिस्पेक्ट करते हो, तो भगवान को लगता है ये बंदा तैयार है, अब इसको और दो। जब मुझे पैसे मिले, मुझे स्कॉलरशिप मिली, मैंने उसको रिस्पेक्ट किया, मैंने मेरी मम्मी के लिए कुछ खरीदा, डैडी के लिए कुछ खरीदा, मैंने कुछ मंदिर में डाल दिया। जब मैं उस पैसे की रिस्पेक्ट करना जान लेती हूँ, मैं सीख लेती हूँ, और पैसे आते हैं। तो बी ग्रेटफुल, रिस्पेक्ट वॉट एवर यू आर गेटिंग। एजुकेशन बोलो, कोई भी मटीरियल चीज बोलो, किसी ने आपको कोई पार्टी के लिए इन्वाइट किया, बी ग्रेटफुल फॉर दैट कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वो पार्टी अटेंड करूँ, इंजॉय करूँ। रिस्पेक्ट वॉट एवर लिटिल थिंग यू आर रिसीविंग, उसको संभाल के आराम से यूज करो। बी ग्रेटफुल। ठीक है? तो रिस्पेक्ट दिखानी है एल्डर्स को, तो टीचर्स को तो हम दिखाते ही हैं, बट रिस्पेक्ट वॉट एवर यू आर गेटिंग, छोटी सी छोटी अपॉर्चुनिटी है, उसकी भी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, उसको सही तरीके से यूज करना चाहिए। अभी आपको जो हम यहाँ पर एजुकेशन दे रहे हैं, इतने डीप में सिखा रहे हैं, आप कैसे उसके तरफ रिस्पेक्ट दिखाओगे, आप कैसे उसका वैल्यू दिखाओगे? बाय स्टडिंग प्रॉपरली, बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। वो एक तरीके की रिस्पेक्ट होती है कि मुझे जो एजुकेशन मिली है, मुझे उसको रिस्पेक्ट करना है, मुझे उसको अच्छे से यूज करना है। तो ऐसे जब आप रिस्पेक्ट करोगे, वॉट एवर थिंग्स, देखना कैसे चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है? ये बात मेरी ध्यान में रखना, इसको ऑब्जर्व करो, इसको इम्प्लीमेंट करो, और देखो कैसे आपको ये समझ में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। आपका होमवर्क है, गो थ्रू करना है, कंपाइलर में आपको नोटिंग करनी है, वहाँ पे लेफ्ट हैंड मार्जिन में रेडी रहना है फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पर हम कंपाइलर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई विल सी यू देयर।